नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में अमेरिका क्रांति का एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। प्रश्न नंबर अपना 26। अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना में लड़ने के लिए जर्मन के किस क्षेत्र से किराए पर लिए गए भाड़े के सैनिकों को क्या कहा जाता था? यानी जो जर्मनी के भाड़े के सैनिक थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको हेसियन कहा जाता था। एशियन सैनिक जर्मनी के हेस केसल क्षेत्र से आए थे और वे ब्रिटिशों के लिए लड़ने वाले सबसे बड़े भाड़े के सैनिक दल थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? एशियन। जॉर्ज वाशिंगटन ने ट्रेटन की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। यह जीत किस दिन हुई थी, जो महाद्वीपीय सेना का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण थी? ट्रेटन की लड़ाई में जीत हासिल की थी। यह जीत किस दिन हुई थी? ट्रेटन की लड़ाई की जीत 26 दिसंबर यानी क्रिसमस के अगले दिन। 26 दिसंबर क्रिसमस के अगले दिन जॉर्ज वाशिंगटन ने क्रिसमस की रात को डेलावेयर नदी को पार किया और 26 दिसंबर 1776 को ट्रेटन में हेसियन सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। अमेरिकी क्रांति के बाद न्यूयॉर्क शहर में स्थापित संघीय सरकार का पहला राष्ट्रपति भवन कौन सा था? तो ये था फेडरल हॉल। इससे पहले कौन सा था? न्यूयॉर्क शहर था। न्यूयॉर्क शहर 1789 और 90 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी था। जॉर्ज वाशिंगटन ने फेडरल हॉल में शपथ ली और राष्ट्रपति भवन का उपयोग किया। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति ये जॉर्ज वाशिंगटन थे और इन्होंने फेडरल हॉल में शपथ ली थी। पेरिस की संधि जो 1783 में हुई, कनाडा की सीमा के पास अमेरिकी मत्स्य पालन के अधिकारों को लेकर किस प्रमुख महाशक्ति के साथ विवाद संपन्न हुआ था? पेरिस की संधि में कनाडा की सीमा के पास अमेरिकी मत्स्य पालन के अधिकारों को लेकर, किसको लेकर के? अमेरिकी मत्स्य पालन के अधिकारों को लेकर महाशक्ति के साथ विवाद संपन्न हुआ था। तो यह था ग्रेट ब्रिटेन के साथ। पेरिस की संधि में ग्रेट ब्रिटेन ने न्यू फाउंडलैंड और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अमेरिकी मछुआरों के मत्स्य पालन अधिकारों को मान्यता दी थी। आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के तहत केंद्रीय सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो ये थी सीधे कर लगाने की शक्ति की कमी। आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के तहत कांग्रेस के पास राज्यों पर सीधे कर लगाने की शक्ति नहीं थी, जिससे वह युद्ध ऋण चुकाने में असमर्थ रही। स्वतंत्रता की घोषणा में थॉमस जेफरसन ने जॉर्ज तृतीय पर क्या आरोप लगाया था, जो उपनिवेशों को ब्रिटिश संसद के कानूनों के अधीन करता था? उन्होंने उपनिवेशों पर अपनी इच्छा थोपने के लिए एक विदेशी विधायिका यानी संसद के साथ सहयोग किया। घोषणा का मुख्य तर्क यह था कि सम्राट ने उपनिवेशवादियों को उनके अपने कानूनों से बाहर कर दिया, उन्हें ब्रिटिश संसद के अधिकार क्षेत्र में रखा। क्रांति के बाद मैसाचुसेट्स में हुआ किसान विद्रोह कौन सा था, जिसने आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन कमजोरियों को उजागर किया और संविधान सभा के आह्वान को प्रेरित किया? तो ये था सेज विद्रोह। सेज विद्रोह जो 1786-87 में हुआ, किसानों ने बढ़ते कर्ज और गिरवी के खिलाफ विद्रोह किया। केंद्रीय सरकार इसे दबाने में कमजोर साबित हुई। अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना ने न्यूयॉर्क शहर पर कब्जा कर लिया था और इसे युद्ध के अधिकांश भाग के लिए अपने मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया था। तो ये 1776 की बात है। अगस्त 1776 में हुई लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ने न्यूयॉर्क शहर पर कब्जा कर लिया और यह 1783 तक उनका मुख्य केंद्र बना रहा। अमेरिकी क्रांति में जॉर्ज वाशिंगटन के सबसे विश्वसनीय और प्रतिभाशाली युवा सहयोगियों में से कौन था, जिसने बाद में संविधान के निर्माण और राजकोष के पहले सचिव के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने वाशिंगटन के सहायक डी कैंप के रूप में कार्य किया, यॉर्कटाउन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांति के दौरान पोलैंड के किस सैन्य इंजीनियर ने महाद्वीपीय सेना के लिए किलेबंदी और रक्षात्मक संरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये थे तादेउज कोसिज़को थे। कोसिज़को ने साराटोगा में किलेबंदी की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई थी। बोस्टन टी पार्टी के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने मैसाचुसेट्स में ब्रिटिश सैनिकों को औपनिवेशिक अदालतों के बजाय ग्रेट ब्रिटेन में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए कौन सा विवादास्पद अधिनियम पारित किया था? प्रशासनिक न्याय अधिनियम। यह असहनीय अधिनियमों का एक हिस्सा था जिसे उपनिवेशवादियों ने मर्डरिंग एक्ट कहा था, क्योंकि इससे ब्रिटिश अधिकारियों को मुकदमे से प्रतिरक्षा मिलती थी। स्वतंत्रता की घोषणा में निहित सिद्धांतों के आधार पर अमेरिकी सरकार का मुख्य दायित्व क्या माना गया है? नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। घोषणा स्पष्ट रूप से कहती है कि मनुष्य के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सरकारें स्थापित की जाती है। अमेरिका क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए सबसे बड़ा घरेलू समर्थन किस क्षेत्र से मिला जहां लॉयलिस्टों की संख्या पेट्रियट्स की तुलना में अधिक थी? तो ये दक्षिणी उपनिवेश थे, विशेषकर दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। दक्षिणी उपनिवेशों में गुलामी पर निर्भरता और सामंती संरचना के कारण लॉयलिस्टों के समर्थन अधिक था, जिससे युद्ध यहाँ एक गृह युद्ध का रूप ले लिया था। पेरिस की संधि में स्पेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पेन ने युद्ध के बाद किस प्रमुख क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा था? तो फ्लोरिडा पर। स्पेन ने फ्लोरिडा पर नियंत्रण बनाए रखा, जिसे उसने 1763 में ब्रिटेन को खो दिया था। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों से उसकी उपस्थिति बनी रही। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का पहला प्रमुख कार्य क्या था? राज्यों के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन था। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद दूसरा कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का मुख्य कार्य 13 स्वतंत्र राज्यों को एक साथ लाने के लिए संरचना बनाना था, जिसके परिणाम स्वरूप आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन का जन्म हुआ। अमेरिकी क्रांति के दौरान यूएसए के लिए सबसे सफल और प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ कौन थे जिन्होंने फ्रांस में महत्वपूर्ण समर्थन जुटाया था? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पेरिस में अमेरिकी दूत के रूप में काम किया और फ्रांसीसी गठबंधन को सुरक्षित करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अमेरिकी क्रांति के दौरान जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व वाली सेना द्वारा पहला सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण किस लड़ाई में हुआ था? तो ये साराटोगा की लड़ाई थी। साराटोगा में जनरल बुर्गोयन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह ब्रिटिशों के लिए सबसे बड़ा झटका था। अमेरिकी क्रांति के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का औपचारिक गठन कब हुआ था? 1794 में नौसेना अधिनियम द्वारा। महाद्वीपीय नौसेना को 1785 में भंग कर दिया गया था। 1794 में नौसेना अधिनियम द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का पुनर्गठन और औपचारिक स्थापना हुई थी। टाउनशेंड अधिनियमों यानी जो 1767 का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिवेशों में शाही अधिकारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए राजस्व जुटाना। टाउनशेंड अधिनियम आयातित वस्तुओं चाय, कागज और शीशा, ये याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी जो टाउनशेंड अधिनियम था उसमें वस्तुओं कौन सी शामिल थी? कागज था, शीशा था और चाय थी, पर कर लगाते थे, जिसका उद्देश्य शाही गवर्नरों न्यायाधीशों को सीधे उपनिवेशों द्वारा वेतन दिए जाने की आवश्यकता को समाप्त करके उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। अमेरिकी क्रांति के दौरान ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड नॉर्थ थे। अमेरिकी क्रांति के दौरान ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ 1770 से 1782 तक प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बोस्टन टी पार्टी के बाद असहनीय अधिनियमों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यूयॉर्क की किस लड़ाई को जॉर्ज वाशिंगटन की कठिन निकासी के लिए जाना जाता है, जिसके कारण ब्रिटिशों ने शहर पर कब्जा कर लिया था? तो ये लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई है, 1776 में हुई। लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई महाद्वीपीय सेना की एक बड़ी हार थी, लेकिन वाशिंगटन ने रात के समय अपनी सेना को मैनहट्टन में सुरक्षित रूप से निकालकर सेना को तबाही से बचा लिया था। अमेरिकी क्रांति की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा था? धीरे धीरे समाप्ति की योजना के साथ। तो ये पेंसिल्वेनिया था। पहला राज्य कौन सा था? पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया ने 1780 में धीरे धीरे दासता को समाप्त करने का एक अधिनियम पारित किया, जिससे यह पहला अमेरिकी राज्य बन गया जिसने वैधानिक रूप से दासता के उन्मूलन की दिशा में काम किया। आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के तहत राज्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए किस निकाय का प्रावधान किया गया था? कांग्रेस की समिति।
आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के तहत कोई स्वतंत्र संघीय न्यायपालिका नहीं थी। विवादों का समाधान के कांग्रेस द्वारा नामित मध्यस्थों की समितियों के माध्यम से किया जाता था। अमेरिकी क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई में दक्षिणी गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रसिद्ध कमांडर कौन था? तो यह फ्रांसिस मेरियन था, द स्वैम्प फॉक्स। अमेरिकी जो फ्रांसीसी मेरियन अपने दुबली पतली गुरिल्ला सेना के लिए जाने जाते थे, जिसने दक्षिण कैरोलिना में ब्रिटिश आपूर्ति लाइनों को परेशान किया था। पेरिस की संधि 1783 में उपनिवेशों को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वतंत्र किए जाने के बदले संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या प्रतिज्ञा की थी? लॉयलिस्टों के अधिकारों और संपत्ति की बहाली के लिए प्रयास करना। संधि के में लॉयलिस्टों को उनकी जब्त संपत्ति वापस करने, उन्हें मुआवजा देने के लिए कानूनी कार्रवाई को संसद द्वारा अनुमोदित करने का आह्वान किया गया था। तो मित्रों, इस प्रकार यहीं हम इसको समाप्त करते हैं। आगे का नेक्स्ट पार्ट है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।